नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। किसान मित्र गेहूं की वैरायटियां अभी से सर्च करने लगे हैं। कुछ किसान मित्र फ़ोन के माध्यम से मेरे से भी पूछते हैं कि साहब पिछली साल जिन वैरायटियों ने आपके यहाँ अच्छा उत्पादन दिया था, वो वैरायटियों के बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ। तो साथियों वैरायटी जो गेहूं की वैरायटी मैंने 3 से 4 वैरायटी लगाई थी, उनमें मैंने आपको उनके वीडियो भी मेरी चैनल पे डाले हैं। तो अब वो शुरुआत से लेकर के उसके सीड रेट से लेकर के बेसल डोज के वीडियो और जो है जो हार्वेस्ट हुआ था जिस टाइम पे मैंने उसको उन वैरायटियों का आप लोगों को लाइव उत्पादन भी दिखाया था। साथियों उन वैरायटियों के बारे में मैं आपको बता दूँ, जो किसान मित्र जैसे मेरे से श्रीराम सुपर 303 के बारे में पूछते रहते हैं, डीवीडब्ल्यू 303 के बारे में। साथियों मैंने श्रीराम सुपर 303 का वीडियो बहुत डाले हैं, आपको मेरी चैनल पे दिख जाएँगे। श्रीराम सुपर 303 का उत्पादन साथियों काफ़ी शानदार आया था पिछले बार भी, उससे पहले भी अच्छा उत्पादन आया था। तो वो दोनों वीडियो मेरी चैनल पे डले हैं, वो आप देख सकते हैं। और साथियों जिन मेरी 2 सबसे ज़्यादा जो वैरायटी लगाई थी मैंने, उसमें से 2 वैरायटियाँ ऐसी थी जिनने कि सबसे ज़्यादा उत्पादन दिया था। श्रीराम सुपर 303 से भी ज़्यादा उत्पादन दिया था। श्रीराम सुपर 303 का हुआ क्या था कि मैं लगातार 3 साल से उसी बीज को लगाता आ रहा था। निकला अच्छा था वो भी, लेकिन उस गेहूँ का फिर भी जो हमारी नई वैरायटियाँ जो हम लेकर के आए थे और जो मैंने लगाई थी, उनका उत्पादन थोड़ा-सा 1 या 2 कुंटल ज़्यादा रहा था। तो साथियों मैं उस उन दोनों वैरायटियों का आपको सीड रेट भी इस वीडियो में बताऊँगा, और उन वैरायटियों में मैंने बेसल डोज़ में क्या-क्या चीज़ें डाली थी, वो भी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से ही बताऊँगा। क्योंकि जो किसान मित्र अभी से गेहूँ की वैरायटी अगर अच्छी मिल जाती है हमारे किसान मित्रों को, तो अच्छा रहता है शुरुआत में ही। फिर उनको कोई सा भी गेहूँ आनन-फानन में बोना पड़ता है और वो अच्छा उत्पादन देता नहीं है। तो साथियों आपको जो है मैंने एक गेहूँ बताया था जिसका वीडियो डाला था, एचआई 8830 पूसा कीर्ति। दोस्तों गेहूँ मालवा शक्ति की वैरायटी है, यानी कि जो हमारे कठिया गेहूँ आते हैं, उसमें मालवा शक्ति में बहुत सारी वैरायटियाँ आ रही है। उसी में से लगभग आप इसको एक वैरायटी मान सकते हैं, एचआई 8830 पूसा कीर्ति। ना तो इसकी आपकी जो गेहूँ की उम्र है वो ज़्यादा है, ना कम है। और जो इसकी हाइट रहती है दोस्तों, वो आप जैसे हमारे बहुत सारे किसान मित्र पूसा तेजस लगाते थे। पूसा तेजस की हाइट और इसकी हाइट बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों गेहूँ की, इसलिए ये गेहूँ कभी आड़ा नहीं होता है। और साथियों इसका जो उत्पादन मेरे यहाँ निकला था पिछली बार, क्योंकि मैंने सीड रेट जो है इसका 50 किलो प्रति एकड़ रखा था, और इतना ही रखना चाहिए अमूमन हमारे किसान मित्रों को। बहुत एरिया में जो है किसान साथी बहुत ज़्यादा सीड रेट डाल देते हैं। साथियों हमेशा मैं सीड रेट कम रखने में ही विश्वास करता हूँ और उत्पादन अच्छा आता है। तो इसका सीड रेट मैंने 50 किलो डाला था, और इसकी लाइन जो दूरी रखी थी मैंने मशीन की, वो मशीन की सेटिंग वाला भी एक वीडियो डाला है चैनल पे। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि साथियों मैं 8 और 9 इंच के बीच में हमेशा गेहूं का स्पेस रखता हूं। सोयाबीन का स्पेस आपने देखा ही है, 16 इंच रखता हूं। जिस खेत में खड़ा हूं उसका भी 16 इंच है, ये देखिए आप। अब आपको दिखता है स्पष्ट कि हाँ वास्तव में इनका इतना ही रहता है। तो वो डाला था मैंने। अब एचआई 8830 के बारे में ही मैं आपको पूरा बता दूं, पूसा कीर्ति का। हमारे ऐसे किसान मित्र जिनके पास पानी की अच्छी व्यवस्था है, और जो मालवा शक्ति गेहूं की जैसे हम मान सकते हैं वैरायटियां पसंद करते हैं, उनके लिए 8830 पूसा कीर्ति एक बेस्ट ऑप्शन है। आप उस गेहूं को आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि उस गेहूं का मेरा हुआ क्या था पिछली बार के, थोड़ा सा जो है मैंने उसको नई वैरायटी लेकर आया था, तो हम चाहते हैं कि ये हमारी थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में हो जाए। इस चक्कर में हल्का सा छीदा हो गया था, लेकिन दोस्तों फिर भी उसका उत्पादन का वीडियो चैनल पे डला है, आप सर्च करके देख सकते हैं। उसका उत्पादन काफ़ी शानदार आया था दोस्तों। 1 एकड़ का गेहूँ, 1 एकड़ शायद 1 एकड़ और 1 डेसिमल के लगभग का था वो। उसमें 30 कुंटल गेहूँ निकला था मेरा वो। और अब मैं बता दूँ आपको कि जो मैंने दूसरी वैरायटी लगाई थी उसके बारे में बता दूँ, फिर मैं इन दोनों वैरायटियों का आपको बेसल डोज के बारे में बताऊँगा कि आपको शुरुआत में क्या-क्या करना है। दोस्तों जो मैंने दूसरी वैरायटी लगाई थी वो एचआई 1650 लगाई थी, यानी कि पूसा ओजस्वी। दोस्तों ये जो वैरायटी है पूसा ओजस्वी, ये आप जो हमारे खाने वाले किसान मित्र खाने वाली वैरायटी जो बोना पसंद करते हैं, और जिनको मंडी में ही बेचना रहता है, जो सरकारी संस्था में जैसे हमारे गवर्नमेंट जो गेहूँ खरीदती है उसमें नहीं बेचना पसंद करते हैं, या किसी कारण से उन लोगों का पंजीयन वगैरह नहीं हो पाता है, तो ऐसे किसान मित्रों के लिए एचआई 1650 पूसा ओजस्वी एक बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों इसकी जो हाइट रहती है वो लगभग श्रीराम सुपर 303 गेहूँ के बराबर है, और इसकी जो बालियाँ रहती है वो भी श्रीराम सुपर 303 गेहूँ के ही जैसी है। इसका भी वीडियो डाला है, आप देखना ज़रूर चैनल पर जाकर। तो इसकी बालियाँ भी श्रीराम सुपर की जितनी लंबी बाली रहती है उससे इसकी और लंबी मान सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों गेहूँ की बालियों में से दाने गिने थे तो काफ़ी अंतर था।
ऐसा नहीं कि श्रीराम सुपर 303 गेहूँ अच्छा नहीं है, काफ़ी शानदार गेहूँ है, क्योंकि उसमें यदि आपको एक पानी की भी कमी रह जाती है तो श्रीराम सुपर भी काफ़ी शानदार उत्पादन दे सकता है। लेकिन पूसा ओजस्वी जो मेरा पिछली बार निकला था दोस्तों, उसका काफ़ी अच्छा, काफ़ी शानदार उत्पादन आया था। और सीड रेट की बात करें तो इसमें भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी ज़मीन अगर अच्छी है, यानी कि उसकी उर्वरक क्षमता आपकी ज़मीन की अच्छी है, यानी कि काफ़ी शानदार अच्छा उत्पादन देती है, तो फिर आप इसका सीड रेट भी 50 किलो एकड़ ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। लेकिन मुझे पता है कि जो किसान मित्र हमारे बहुत सारे मैं कई क्षेत्रों में देखता हूँ, जो 80 किलो से 1 कुंटल एकड़ का बोते हैं, आप मैं उनको कितना भी बता दूँ, कितना भी समझा दूँ, वो 50 किलो पे तो आने वाले नहीं हैं, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो लेकिन मित्रों, सीड रेट का ध्यान रखना चाहिए, सीड रेट कम रखने से उत्पादन कम नहीं होता है, ये बात हमें समझना पड़ेगी। तो दोस्तों, अ, आप ये विशेष ध्यान रखें। अब मैं बता देता हूँ आपको कि हमें शुरुआत में हमारे किसान मित्रों को बेसल डोज में क्या-क्या करना है। साथियों, बेसल डोज की एक बहुत ही अपनी अलग ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि बाद में हम गेहूँ को ऊपर से क्या-क्या देंगे, हम डीएपी ऊपर से डाल नहीं सकते। यदि डाल भी दिया तो वो काम नहीं करेगा। पोटाश का है तो ठीक है, चलो पोटाश हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र्स के रूप में हमारे गेहूँ की फसल को दे सकते हैं, या पानी के साथ भी हम पोटाश दे सकते हैं। लेकिन साथियों, डीएपी जो है जड़ क्षेत्र में ही हमारा, जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तब उस टाइम पे ही काम करता है। तो साथियों, या तो आप डीएपी बोनी के समय डालें, या फिर जो है उसको ज़मीन में डालें बेसल डोज में, जब हम खेत की तैयारी करते हैं उस टाइम पे डालें तो अच्छा काम करता है। अब साथियों, आपको बेसल डोज में क्या लेना है, तो हमें सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। आप सिंगल सुपर फास्फेट में दाने वाला भी ले सकते हैं, और जो पाउडर फॉर्म में आता है वो भी ले सकते हैं। साथियों, 3 बोरी प्रति एकड़ आपको एसएसपी लेना है, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। उसमें आपको 30 किलो पोटाश लेना है, ज़्यादा भी नहीं, 30 किलो आप ले सकते हैं, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि मैं जो डालता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, आपको जो यदि 50 किलो पसंद है तो आप 50 किलो भी डाल सकते हैं, लेकिन 30 किलो पर्याप्त है। आपको बेसल डोज में यही डालना है, बस सिंगल सुपर फास्फेट। और जो किसान मित्र हमारे गेहूँ में यदि खाद मिलाकर नहीं बोते हैं, तो वो फिर डीएपी डाल सकते हैं 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से। या फिर जो पहले नहीं डालते हैं, जो हमारे गेहूँ में मिलाकर बोनी करते हैं, जैसे मैं हमेशा गेहूँ में मिलाकर ही बोनी करता हूँ, तो दोस्तों फिर एनपीके 12-32-16 अगर आपको कहीं मिल रहा है, तो एनपीके 12-32-16 आपको 1 बोरी लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। बस यदि आपने ये बेसल डोज डाल दिया तो फिर आपको जो है गेहूँ में बाद में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और उसमें आप बोनी के समय में यदि 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया ले लेते हैं, तो आपको शुरुआत में जो है हमारे जो पौधा छोटा रहता है उस टाइम पे उसको अच्छी ग्रोथ मिल जाती है, और अच्छा उसमें शुरुआत से ही हरापन रहता है, तो आप वो डाल सकते हैं। बाकी आपको एनपीके 12-32-16 ज़रूर मिलाकर बोना है। अब साथियों, ये इस प्रकार से आप बेसल डोज लेते हैं तो फिर आपका गेहूँ का उत्पादन काफ़ी शानदार आएगा। बाकी मैं फिर आपको समय-समय पर गेहूँ के बारे में जानकारी देता रहूँगा कि हमें पहला पानी कब देना है, दूसरा कब देना है, तीसरा कब देना है। इस प्रकार से फिर हमें नाइट्रोजन उसमें कितनी मात्रा में डालना है, और पानी के पहले डालना है या बाद में डालना है। दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको मेरी इस चैनल पे मिलती रहेगी। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके और इस चैनल से जुड़ना है, वो भी बिल्कुल मुफ़्त में। तो आपको गेहूँ की खेती के बारे में काफ़ी शानदार जानकारी मिलती रहेगी। सोयाबीन के बारे में मैं आपको पूरी भरपूर जानकारी देता ही हूँ। दोस्तों, अब ये सोयाबीन का खेत है, अब इसका हार्वेस्टिंग का वीडियो आने में थोड़ी-सी देरी हो रही है, क्योंकि बारिश हो रही है। हमारे किसान मित्रों के हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं। सोयाबीन ये मज़दूरों से हार्वेस्ट हो सकता था, लेकिन दोस्तों, एक तो मज़दूर महँगे हैं, दूसरी चीज़ ये है कि सोयाबीन का बिल्कुल भी रेट नहीं है मंडियों में। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि हमें मंडी में रेट नहीं मिल पाना, ये हमारे किसान साथियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। दोस्तों, हम उत्पादन तो अच्छा खासा ले लेते हैं, लेकिन हम वहीं जाकर पिट जाते हैं कि हमने इतना कुछ करा, इतनी लागत लगाई, सब कुछ करा, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सोयाबीन का उत्पादन भी दोस्तों अच्छा आ सकता है, लेकिन वहीं जाकर के जो है रेट कहीं न कहीं हमारे किसान मित्रों को मिल नहीं पा रहा है। इस चक्कर में मैं इस सोयाबीन को मज़दूर से नहीं कटा पा रहा हूँ, क्योंकि मज़दूर से जब हमारा कोई भी किसान साथी सोयाबीन कटाता है तो उसकी लागत उसने जो पहले लगा दी है वो, प्लस ये मज़दूर से सोयाबीन की कटाई, फिर उसको निकलाई, ये सब चीज़ें इतनी महंगी है कि जो सोयाबीन जो हमारा निकलेगा वो बिल्कुल भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। इसलिए ये सोयाबीन जब भी हार्वेस्ट होगा मैं हार्वेस्टर से ही कटाऊँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो में एक छोटी-सी जानकारी, बाकी गेहूँ के वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। बहुत जल्द आपको मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।